एसएस स्टडी सेंटर का ये पहला वीडियो बन रहा है क्लास 11 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री कहने से आप क्या समझ रहे हैं? काफ़ी सरल है। केमिस्ट्री का मतलब ही है रिएक्शन। तो रिएक्शन कब होता है? तो जब भी कोई नया रिलेशन बने दो लोगों के बीच, दो परिवारों के बीच या जहाँ भी, तो रिलेशन बनता है तो कुछ रिएक्शन होगा। अगर रिश्ता बन रहा, रिलेशन बन रहा तो अच्छा रिएक्शन होता है, और अगर कोई बना बनाया रिएक्शन टूट जाए तो कुछ बुरा रिएक्शन होता है। तो यहाँ तो मानव समाज की बातें हो नहीं रही है। तो रिएक्शन का मतलब है केमिस्ट्री में बॉन्ड। रिलेशन का मतलब हो गया बॉन्ड, यानी कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, फॉर्म्स होगा या ब्रेक करेगा, बनेगा या टूटेगा, तो रिएक्शन होगा। तो पहला बात हम लोग क्या सीख रहे हैं? केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शन, और रिएक्शन का मतलब होता है बॉन्ड का बनना या टूटना। तो अब बात है कि बॉन्ड बनता कब है, क्यों बनता है, इन बातों पे सोचना पड़ेगा। तो बॉन्ड बनना, बॉन्ड जो बनेगा, बॉन्ड बनने का ही एक नाम और है। जब ये बॉन्ड बनेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड बन रहा। केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है? केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम्स के साथ, जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिलेशन बनाता है, उसके साथ जुड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड बन रहा है। यानी केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ही हो गया कि एक एटम किसी दूसरे या तीसरे, यानी कि दो या दो से अधिक एटम कह सकते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है। तो एटम के मिलने से या एटम के दूसरे एटम से मिलने को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो एटम किसी दूसरे एटम से क्यों मिलेगा, ये तो जानने की चीज़ है ना, कि कोई एटम किसी दूसरे एटम से क्यों मिलेगा। तो ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा, आपके समझ में आएगी कि वो क्यों मिलता है। थोड़ा सा सोचिए कि अगर किसी एटम को लिया जाए तो एटम का दो भाग है। पहला भाग में न्यूक्लियस है और दूसरे भाग में ऑर्बिट है, जिसे हम लोग सेल भी कहते हैं। पहला भाग में न्यूक्लियस है और दूसरे भाग में ऑर्बिट है। एटम के दो ही भाग हैं। अब इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कोई एटम दूसरे एटम से क्यों मिलता है। और ध्यान रखें, उस मिलने को ही हम लोग, मिलने से जो रिएक्शन होगा वो केमिकल बॉन्ड को तैयार करता है। तो थोड़ा सा इन बातों को देख लेंगे। तो ये अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर हो तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में, ये जो भी ऑर्बिट है, सारे ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इस बाहर वाले ऑर्बिट, ये जो सबसे बाहर ऑर्बिट है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे
और बाकी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट में रहेंगे। अब एक बात जानने की है, यकीनन आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाले ऑर्बिट में रहता है, जिसे हम लोग आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, यानी सबसे बाहरी कक्ष, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पहले इस ऑर्बिट का एक विशेष नाम है जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, बाहर वाले ऑर्बिट को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। और इस बाहर वाले ऑर्बिट में यानी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन की उस संख्या को हम लोग बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यानी उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या है? बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक बात जानने की है कि इसमें आने से पहले यानी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो भरते हैं उससे पहले तो अंदर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पहले जो ऑर्बिट को n से डिनोट करते हैं, पहले कक्ष में, उसके बाद दूसरे कक्ष में, तब ना इस तीसरे कक्ष या चौथे कक्ष में जाएगा। तो अंदर वाले जो ऑर्बिट सब है, n का संख्या 1 2 जो कुछ भी रहे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इन इलेक्ट्रॉनों का भी तो कुछ नाम होगा। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को भी तो कुछ कहेंगे। अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अंदर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये सोचना है कि जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो हमें क्या जानकारी देती है। इन बातों को नहीं जानने से केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जब एटम एटम से मिलेगा, जुड़ेगा, तो वो जो कंडीशन अप्लाई हो रहा वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्यों हो रहा। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो हम लोग जानेंगे। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी देती है हमें, जो हमें इस चैप्टर में मदद करता है। हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, वो तो इसी एटम के लिए है। वो इलेक्ट्रॉन हमें ये बताता है कि एटम जो होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो एटम है। तो जो कोई भी एलिमेंट का नेचर क्या होगा ये बताता है बैलेंस सेल हमें। बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमें ये बताता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट है वो किस नेचर के हैं। जब तक आप उसका नेचर नहीं जानेंगे, आप उसके साथ एक एटम के साथ दूसरे एटम का रिएक्शन नहीं करवा सकते, बॉन्ड नहीं बना सकते। तो धीरे धीरे जानेंगे, बहुत छोटी बातें हैं, आपको समझ में आएगी। तो जब ये बात आ ही गई पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की संख्या कितनी है? एलिमेंट है टोटल 118 और टोटल एलिमेंट जो 118 एलिमेंट है वो 3 नेचर के हैं। वो टोटल 3 नेचर के हैं।
टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, बस 1 मिनट इसमें लगेगा। 118 एलिमेंट टोटल 3 नेचर के हैं, 1, 2 और 3। इनका नेचर आना चाहिए वरना रिएक्शन करने में दिक्कत होगी। पहला होता है मेटल, पहला है मेटल, दूसरा है मेटालॉइड्स और तीसरा है नॉन मेटल, तीसरा है नॉन मेटल। तो ये कौन सा एलिमेंट मेटल होगा, कौन सा एलिमेंट मेटालॉइड्स होगा और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होगा, ये हमें कौन बताएगा? इस एटम का आउटर मोस्ट सेल में, यानी बैलेंस्ड सेल जिसे हम लोग कह रहे हैं, उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वो हमें इसकी जानकारी देती है टोटल 118 एलिमेंट के लिए, कि कौन सा एलिमेंट उसमें मेटल है, कौन सा मेटालॉइड्स है और कौन सा नॉन मेटल है। कैसे पता करते हैं हम लोग? पहले हम लोग मेटालॉइड को पता करते हैं। इसके लिए एक नंबर है 4, जो अभी आपके समझ में आएगा। इसमें अगर आउटर मोस्ट सेल में, यानी सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन ही भरा गया है, तो ये जो जिस एटम का ये स्ट्रक्चर होगा, जो भी एटम का स्ट्रक्चर हो, अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है एटम कैसा है, ये किस तरह का एलिमेंट हुआ? ये मेटालॉइड्स है, ये मेटालॉइड्स है। और जिस एलिमेंट के बाहरी कक्ष में, यानी बैलेंस सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 4 से जो कम है, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये किस तरह का एटम होगा या एलिमेंट होगा? उसका नेचर कैसा होगा? वो मेटल होगा, वो मेटल होगा। ठीक इसी तरह अगर आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो एंड सो ऑन, अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो वो कैसा एलिमेंट होगा? नॉन मेटल, सिंपल। लेकिन अगर 8 हो जाए, अगर 8 हो जाए तो नॉन मेटल तो है, साथ ही साथ वो एटम नोबल गैस में आता है, यानी वो इनर्ट गैस को शो करता है, दिखाता है। ठीक, तो अगर किसी एटम को भी लिया जाए, किसी एटम का स्ट्रक्चर जिसका भी आपका मन करे, अगर उसको लिया जाए इस समय सिर्फ समझने के लिए, तो आप इन बातों को समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं बोल दूं सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए? तो सिलिकॉन जब कोई एटम होगा तो इसका 2 भाग होगा, एक भाग में न्यूक्लियस होगा और दूसरा भाग में ऑर्बिट रहेगा, इस तरह का। ठीक, तो हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे कि सिलिकॉन में कितने ऑर्बिट हैं? पहला जानकारी तो ये होगा कि सिलिकॉन जो एलिमेंट होगा, इसका इस स्ट्रक्चर को अगर तैयार किया जाए तो टोटल ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी, ये जानना बहुत सरल है। इसके लिए आप लोगों ने किया भी होगा इसका पहले, फिर भी एक देखेंगे छोटी सी बात कि इसका हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़े थे तब किए थे, आप बाउ प्रिंसिपल से भी किए थे और ऐसे भी आप
अंडर 10 भी इन बातों को सीखे हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, दूसरे में 8 भरा जाता है, तीसरे में इस फॉर्मूले से 2n² के फॉर्मूले से हर कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा ये आप जानते हैं। ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरे में 8 भरेगा, तो 2 और 8 10 हो गया, यानी तीसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो जब तीसरा ऑर्बिट इसका होगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। ठीक। अब आपको बताना है यहाँ से कि अगर आखिरी ऑर्बिट में बैलेंस सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो सिलिकॉन कैसा एलिमेंट होगा? मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या मेटोलाइट्स होगा? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा अगर किसी एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम लोग मेटोलाइट्स कहते हैं। यानी ये एलिमेंट कैसा है? तो इसका नेचर है मेटोलाइट्स का, उपधातु। कैसा एलिमेंट है ये? उपधातु है, मेटोलाइट्स है। ठीक। ठीक उसी तरह अगर एक दूसरा उदाहरण लिया जाए, जैसे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो हम सभी जानते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 और 8 10 हो गया, यानी तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भरने से कंप्लीट हो रहा। तो आखिरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी अभी देखें, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है आखिरी ऑर्बिट में तो ये एलिमेंट सोडियम कैसा एलिमेंट है? तो ये मेटल है, क्योंकि इसके आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी 4 से कम है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। या क्लोरीन का कितना होता है? 17। कोई भी देख ले हम लोग। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग देखें तो देखेंगे कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, दूसरे में अधिक से अधिक 8 भर सकते हैं, तो 8 तो आपके पास बच नहीं रहा, यानी हम लोग दूसरे में 7 ही इलेक्ट्रॉन भरे। 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, 8 से कम तो भर ही सकते हैं। ठीक। तो इसका आखिरी सेल यही हो गया, दूसरा। टोटल 2 ऑर्बिट है उसमें, पहला और दूसरा, और आखिरी ऑर्बिट है दूसरा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 7। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो ये कैसा एलिमेंट होगा? नॉन मेटल। फ्लोरीन किस तरह का एलिमेंट है? नॉन मेटल है। एक आखिरी देख लेते हैं। अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डाला जाएगा तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 से ज़्यादा है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में आए तो वो एलिमेंट कैसा कहलाता है? नॉन मेटल। ये कैसा कहलाएगा? नॉन मेटल। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे की बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।